यहाँ के जो अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो, बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। वेलकम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सूबाई सिंध आए। आपने 426 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का सूबाई सिंध के लिए ऐलान किया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में कराची शहर आकर 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान कराची वालों के लिए किया था। आज 2 साल से ऊपर का अरसा कंप्लीट हो गया है, किसी कराची वाले ने उस 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को मंतकी तौर पर नहीं देखा। वजीर आज़म पाकिस्तान ने मार्च 2019 में थरपारकर जिले के लिए ऐलान किया 1 अरब रुपए के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का। घर की आवाम आज भी मुंतजर है कि वो 1 अरब रुपए कहाँ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म एक बार फिर सिंध के दौरे पर गए और सिंध में बड़े तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया। उससे पहले भी वज़ीर आज़म सिंध से कराची गए थे और कराची में जाकर उन्होंने 1100 अरब रुपए के मनसूबों का ऐलान किया था, जिसके बाद से पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, उन्होंने ये कहा था कि हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म ने मनसूबे अनाउंस किए थे वो पैसे कब मिलेंगे। इसके साथ साथ काबीना में फिर एक बार रद्दोबदल कर दिया गया। क्या काबीना में तब्दीलियों से हुकूमत की कारकर्दगी भी बेहतर हो सकेगी? और जो हुकूमत पे सवाल उठता है अक्सर कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में नाकाम रही है, इसलिए बार बार वज़रा भी तब्दील किए जाते हैं और बार बार ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीलियाँ की जाती हैं। क्या इस बार काबीना की तब्दीलियाँ हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का बायस बन सकती हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सैफुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सस्सी पिलीजो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर सस्सी पिलीजो। और उनके साथ नज़ीर लगारी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार। सैफुल्लाह अब्रू साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँ मैं। पीपल्स पार्टी ने कहा, आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा, हुकूमत सिंध के तर्जमान भी हैं, कि हम तो वो 1100 अरब रुपए का इंतजार कर रहे हैं और आज के जो मनसूबे हैं इसकी फिर अब क्या अहमियत समझते हैं? सिंध में सखर का दौरा और इन बड़े मनसूबों का ऐलान। मलिक साहब, आज के दिन पे एक तो खुशी की बात यह है कि खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कुछ टाइम पहले सिंध के जो 60 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची डिवीजन के, वहाँ आए थे। उन्होंने 1.1 ट्रिलियन पैकेज था जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर थी, तो वो अनाउंस किया था। उसके बाद आज इंटीरियर सिंध के जो बकाया डिस्ट्रिक्ट थे, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके हवाले से उन्होंने सखर आज उनकी आमद हुई और 446 बिलियन के उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं अनाउंस किए हैं। ये हमारे सिंध के लिए बड़ा एजाज़ है कि खान साहब इतनी तवज्जो दे रहे हैं हमारे सिंध पे। मैं उसी पे आता हूँ, लेकिन एक आज बहुत अफसोस का मकाम था कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सखर में सिंध की तरक्की के लिए 446 बिलियन के पैकेज का अनाउंस कर रहे थे और वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो सिंध का जो तर्जमान था मुर्तज़ा वहाब साहब, वो टीवी पे बैठ के उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी को डर न जाने किस बात का है, क्योंकि पीपी तो क्लेम करती है, पीपी कहती है कि सिंध हमारा है, सिंध किसी का नहीं है। चलिए भाई, फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना, जो भी अनाउंसमेंट की खान साहब ने उस पर बाद में आते हैं कि उस पर पहले जो आपने 1100 अरब का कहा उस पर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पीपी को न जाने डर किस बात का है। मुर्तज़ा वहाब का चेहरा उतरा हुआ था, बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था और उसको पर्सनली अटैक कर रहा था खान साहब को। खास करके आज शाम की जो वो फंड रेजिंग थी शौकत खानम के लिए, उसकी भी बड़ी तकलीफ थी मुर्तज़ा वहाब को। ये ऐसे आदमी को करनी नहीं चाहिए। जब आप लोग क्लेम करते हैं कि सिंध हमारा है, चलो कुछ तो लगेगा ना। आप तो कहते हैं सिंध में अवाम जो है किसी को वोट नहीं देगी, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब भी आते हैं कि 1100 अरब जो है वो अब पैसे अनाउंस किए गए, उसमें सिंध गवर्नमेंट का अपना शेयर है, ठीक है। मोर देन 700 बिलियन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त K4 पे काम हो रहा है, उसके अलावा ग्रीन लाइन आपने देखी है, उसके लिए बसेज हैं और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी काम हो रहा है। एक चीज़ आप भूल गए,
जी जी मुर्तज़ा साहब को एक और तकलीफ भी थी, वो थी 162 बिलियन की, कि वो कहाँ गए। देखें 162 बिलियन में प्रोजेक्ट हो रहे हैं। जो इंटीरियर सिंध के हवाले से 4.2 बिलियन की स्कीम्स थी, वो पाक PWD उनके टेंडर भी करवा रही है। अभी उस पर सर्वे हो रहा है पूरे इंटीरियर सिंध में। इनको तकलीफ हम आपको इनकी बताएंगे आगे चलकर कि ये जो कहते हैं कि काम क्यों नहीं तेजी से होते या फंड से, तो ये तो NOC देने को तैयार नहीं होते। जहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम होता है, क्योंकि लाजमी है यहाँ जो भी डेवलपमेंट होगी तो वो सिंध गवर्नमेंट की NOCs वहाँ रिक्वायर्ड होती है। जहाँ प्रॉपर्टी फेडरल गवर्नमेंट की होगी, चाहे रेलवेज है, कोई और प्लाट्स हैं, तो वहाँ तो ठीक है, वो उनसे ली जाएगी। लेकिन मोस्टली यहाँ तो लैंड जो है या यहाँ डेवलपमेंट होनी है जहाँ, तो वहाँ तो सिंध गवर्नमेंट ने देनी है। तो ये तो बेचारे वो भी नहीं दे पाते। और इंशाल्लाह 446 बिलियन खान साहब ये पैकेज जो है, ये 1100 बिलियन के बाद अभी 746 है। और मुर्तज़ा साहब को दिल बड़ा करना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। खान साहब फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं, उन पे अमल भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है। शशि प्रिजू साहब जो बात कर रहे हैं, सैफुल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत को खुश होना चाहिए कि वफाक की तरफ से पैसे आ रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अक्सर सिंध को गिला रहता है कि वफाक उनके साथ सपोर्ट नहीं करता, माली सपोर्ट नहीं करता, बड़े मनसूबे वफाक लगाता नहीं है सिंध के अंदर। इंटीरियर सिंध में वज़ीर-ए-आज़म का आना और बड़े मनसूबों का ऐलान करना पीपल्स पार्टी की तनकीद बनती है इस पर? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब इमरान खान साहब गेस्ट अपीयरेंस देते हैं और वो खुद भी फिर सारा वक्त वजाहतें पेश करते हैं। जब भी जमानों के बाद उनका इंटीरियर सिंध में आना होता है तो फिर वो पहले तो जस्टिफिकेशन एक्सक्यूज से बात शुरू करते हैं कि मैं क्यों नहीं आया, मैंने बहुत सोचा, मेरे ख्वाब देखे बड़े। उनको कोई किसी ने नहीं रोका वो, लेकिन क्योंकि आना ही नहीं चाहते, सिंध के लिए उनके पास कुछ नहीं है। पौने 3 सालों में ये कोई पहला पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं है, ये हवाई पैकेजेस, ये इनका चौथा तरक्याती पैकेज है। अब ये जो 1100 के हवाले से मैं आपको बताऊं, उसमें जो सिंध और वफाक को दोनों मिलकर करना था, वफाक ने बहुत सारे यानी जो प्रोजेक्ट्स वो लिटरली छोड़ दिए हैं और सिर्फ उस वजह से भी छोड़े हैं कि तनकीद का उन पर जो है मवाद मिल चुके, लेकिन लोगों को पता चल गया। अब ये आज इतना 440 अरब रुपए की बात हो रही है इस पैकेज के हवाले से, उसमें थोड़ा डिटेल में अगर आप जाएंगे मलिक साहब, तो सक्खर हैदराबाद मोटरवे से लेकर वो तो सीपे के तहत मुख्तलिफ रकम शामिल की गई है। उसमें जो है 306 किलोमीटर तवील जो है सक्खर हैदराबाद मोटरवे, उसकी लागत जो है 1122 मिलियन रुपए, यानी वो तो बैरून सरमायाकारी से बनेगा। नए गाज डैम, उसकी हमेशा सेनेट में भी आपने देखा होगा कि प्लानिंग वाली जो है स्टैंडिंग कमेटी में ये बात आती थी और खुद के लोग आकर ये रोना रोते थे कि ये वफाक जो है उसमें अब ये इल्तवा, ये मनसूबा 2012 से इल्तवा है। अब हालत ये है कि इसको 440 रुपए के पैकेज में फिर ये घोटकी आबपाशी निज़ाम और ये भी जो है ये रवां साल के पानी बजट में पहले से शामिल की गई है। अब उनके लिए उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके अलावा के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन जो है उसका मनसूबा 2018 से वो चल रहा है। खुदा के वास्ते ये 440 में जो नया और फिर उसमें भी यूटर्न आएगा, ये भी चौथा तरक्याती हवाई और गैबी, मुझे नहीं पता उसको क्या कहना चाहिए। अब बात आई NOC की। NOC में आज जो है बड़े मासूम तरीके से खान साहब, कोई जाती दुश्मनी उनसे नहीं है, वो तो ठीक नहीं थे, हमने दुआ भी की अल्लाह उनको सेहत मिल जाए। लेकिन बहुत ही आई एम सॉरी आई हैव टू से कि वो बड़े ही एक तो एम्बिशन जो एडिक्ट नहीं होते, लेकिन उसमें भी अच्छी चीज हो तो बुराई नहीं है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होकर सेल्फ सेंटर्ड होना और उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं करना और उसमें ये दिखाना कि मैं आपके लिए कितना हुआ। NOC की बात उन्होंने जज़ायर के हवाले से बार बार की और वो जो आपका आर्टिकल 1 आपका 97 पाकिस्तानी आइन की बात कर रही है, 172 सबसेक्शन 2 और ज्यादा वो खासकर जो ऑर्डिनेंस लेकर आया वो तो ये एक शेयर वायलेशन की 142 की कि कोई भी यूरिस्डिक्शन ये पाक की नहीं बनती और खुद उसमें टेरिटोरी जो आपका पानी है, पानी 3 हिस्सों में समुद्री पानी को आइन में किया गया है। तो वो जो सूबे का आता है 22 माइल किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स में, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन हो या आपका पाकिस्तानी आइन जो है वो आपको जरूरत नहीं देता। उस हवाले से खान साहब को पता है कि ये सिंध की मिल्कियतें हैं और उसमें वो वफाक ने गलती की, अब वो मजीद नहीं कर सकता। तो वो भी ये कह रहा था कि वो नहीं इस तरह पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट थे, वफाक और सूबे मिलकर
चीजें कई भाई साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन कानून साजी का जो डोमेन है या जो चीजें पहले से है उन पर वो उन्होंने क्यों नहीं खर्च किया, क्यों नहीं उस पर प्रेशर दिए, तो ये सवाल उठते हैं ना। बल्कि साहब आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, हम उस पर एतजाज न करें क्या? ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, पीपल्स पार्टी के इतराज़ात भी आपने सुने और सैफुल अबरू साहब जो बात कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, सिंध में लेकर आए, कराची में लेकर आए, लेकिन पीपल्स पार्टी से नाराज़ होती है। अगर हम बात करें जज़ायर पर तामीर के हवाले से, वफाक और सिंध के माबैन एक चपकलिश की फ़ज़ा है। इन मामलात को सेटल डाउन नहीं किया जा सकता ताकि बैरूनी सरमायाकारी आए और डेवलपमेंट के काम हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, और कम से कम अगर तरक्की के मनसूबे लगेंगे आम आदमी का भी फायदा होगा। एक तो बात बहुत अच्छी है कि सिंध की ज़रूरत पड़ी है कि सिंध में भी हमें जाना चाहिए और सिंध में बात करनी चाहिए, और बात करने की हद तक तो बातें होती रही हैं और हम पिछले साल से देख रहे हैं कि किस तरह की बातें हुई हैं। ये बात कि जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया था जज़ायर के लिए, वो गैर कानूनी, गैर आईनी था, गैर यानी इतना अजीब वो ऑर्डिनेंस था कि भाई आप सिंध को क्या समझते हैं? फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की तश्कील की है। ठीक है, सिंध ने, पंजाब ने, बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के रेफरेंडम ने और 2 सूबों की असम्बलियों ने बाकायदा ये ऐलान किया कि हम अपने फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ मिलकर वफाक की तश्कील कर रहे हैं। वफाक तश्कील पा गया, ये पाकिस्तान बन गया। इसी तरह से बंगाल भी आपके साथ था, बंगाल ने भी आपको वोट किया था, वो भी आपके साथ था, जिसको हमने मार मार कर उसको अलग कर दिया, पताए करके अलग किया। और यहाँ पर अब सूरत हाल जो है, बहुत से मंसूबे हैं। ये जो जनाब जो वजीर हैं वफाकी असद उमर साहब, एक बार नहीं कई बार कहते हैं कि ग्रीन लाइन का इफ्तिताह जून में होगा, फिर कहा जुलाई में होगा। मैं कहता हूं कि अगर ये इस साल के आखिर तक भी कर सके तो बड़ी बात होगी। वहां कुछ भी काम नहीं हो रहा है और हम तो रोजाना वहां से गुजरते हैं। लोग जिस अजियत का शिकार हैं, जिस तकलीफ और परेशानी का शिकार हैं, और उनको कई साल हो गए, 2014 से ये शुरू हुआ था, अब 2021 में खड़े हुए हैं। 7 साल से ग्रीन बेस्ट वफाक का एक मनसूबा कराची में आ रहा था। कराची में जो है कोई मास ट्रांजिट नहीं है। इस मनसूबे की वजह से 2-3 और चीजें खराब हो गई हैं। ये जो इन्होंने आकर शुरू किया, इसमें हमारा जो सर्कुलर रेलवे है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपनी जजमेंट दी है और डेडलाइन दी है, नहीं बन सकते, इसलिए कि जो इस ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन ने उसके रास्तों के ऊपर अपना वो बिछा दिया है। अब कहाँ से ले जाएंगे आप इनको? अंडरलाइन ले जाएंगे रेलवे को या खला में लेकर जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। फिर वजीर आजम ने बाकायदा एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया हैदराबाद में और कहा कि यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह कर रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं है, उस यूनिवर्सिटी का कोई चार्टर नहीं। ये एक फर्जी यूनिवर्सिटी थी जिसका इफ्तिताह किया गया 2 साल पहले, उसके बारे में 0 एलोकेशन है, कोई एलोकेशन भी नहीं है। चलिए ठीक है जी, आपने इफ्तिताह, हम आपको खैर मकदम करते हैं, ये बड़ी बात है, ये सब कुछ हो रहा है। फिर जाएं आप, जो अभी ऐलान किया गया, देखें, एक जिस पाकिस्तान में जो अपना आपका मोटरवेज का सिलसिला बना है और सी पैक का मुल्तान से सक्कर जो M5 बनी है उसको देख लें, और कराची से हैदराबाद जो बनी है सुपर हाईवे, इसको देख लें। और जब ये जो बन रहा है अभी सक्कर टू हैदराबाद, मुझे शदीद खदशात हैं कि अगर उस तरह ना बना जैसे M5 बना है तो ये इस कराची हाईवे इसकी उम्र भी बहुत कम लगती है। ठीक है लगारी साहब, इन चीजों का जवाब हम लेते हैं सेनेटर सैफुल्लाह साहब से, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। सैफुल्लाह साहब, ये बताइएगा, जो बात करें नज़ीर लगारी साहब के ग्रीन लाइन की वजह से कई और मनसूबे खराब हो गए, फिर जिन चीज़ों की बात करें जो मनसूबे अनाउंस किए जाते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, ये अनाउंस तो कर दी जाती हैं लेकिन उनके लिए फंड जो है वो मुख्तस नहीं किया जाता, फिर ये मनसूबे शुरू नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी हर्डल है, वज़ीर आज़म के ऐलानात के बावजूद मनसूबे ना शुरू होना, मसला क्या है? मलिक साहब, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ग्रीन लाइन की बात है
तो खुद लिगारी साहब ये कह रहे हैं कि 2014 का ये प्रोजेक्ट है ना, देखिए 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो 18 तक उस पर कोई ऐसे काम तो हुआ था तकरीबन 50%, लेकिन उस गवर्नमेंट ने वो काम कंप्लीट करना था विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, ये उन लोगों ने ही उस काम को डिले किया, उसकी ड्राइंग डिजाइन में कोई इश्यूज थे या जो भी था, बहरहाल उन्होंने उस काम को डिले किया। वो तो डेट पड़ा था, हमारी गवर्नमेंट ने आके तो 2018 में उसको टेकअप किया है। जहां तक बात है कि असद उमर साहब ने कहा है कि जून में ऐलान जून में हो जाएगा और इस साल एंड तक लिगारी साहब कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह लिगारी साहब को ये मैं एश्योरेंस देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से भी, इंशाल्लाह हम इस पे अपनी पार्टी से भी बात करेंगे और ये जो ग्रीन लाइन को SIDCL मॉनिटर करती है उनसे भी बात करेंगे कि ये दिसंबर से पहले हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएगा। ये तो देखिए पहले अगर उसमें ड्राइंग डिजाइन की कोई होगी, चेंजिंग होगी, तो वो तो इनिशियली जब ऑन द टाइम ऑफ टेंडर 2014 में जब हुआ तो वो कॉम्प्लिकेशन जब बाद में आ जाती है तो उसकी रेमेडी के लिए टाइम चाहिए, लेकिन उसके प्रीवियस गवर्नमेंट में वो तो बिल्कुल डेड हो गया था। हमारी गवर्नमेंट ने उसको टेकअप किया, इंशाल्लाह ये दिसंबर से पहले हो जाएगा। अब जहाँ तक बात आई यूनिवर्सिटी की, अभी मुझे एक चीज बहुत अफसोस होता है, यहाँ सिंध गवर्नमेंट जो है वो इतने हकायक छुपाती है। वो तो ऐसे करते हैं कि किसी के साथ आप नाजायजी भी करें, उसको आप शिकायत भी न करने दें और खुद बड़े मौसूम भी बने, जैसे आज मुर्जा बहार साहब बने थे। आपको पता है कि वहाँ यूनिवर्सिटी कहाँ बननी है, उसके लिए जमीन चाहिए, तो जमीन सिंध गवर्नमेंट ने तो पहले इनकार किया कि हम देंगे नहीं जमीन कोई भी, क्योंकि इनको सिंध में तरक्की चाहिए, लेकिन इनको तरक्की चाहिए नाम में, इनको वो चीजें उस पर अपना जो पार्ट प्ले करना चाहिए वो करना नहीं चाहते। चले ठीक है, इन्होंने जमीन नहीं दी, तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसके साथ जमीन पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी वहां बनाते हैं। तो फिर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर ऑब्जेक्शन आया उसी में कि ये शायद लिगारी साहब को मेरे ख्याल में पता होगा, लिगारी साहब सीनियर तजियाकार हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये चीजें सिंध गवर्नमेंट शायद छुपाती है या हमारी नॉलेज में नहीं आती। तो फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जमीन है, हमने दी थी आपको एयरपोर्ट के लिए, आप यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। अभी देखिए कोई हवा में तो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, ऑन ग्राउंड बनेगी ना। अच्छा, जहां तक बजट की बात करते हैं कि जब पहले आपकी जमीन वो एरिया या लोकेशन जो है वो फाइनलाइज नहीं होती, तो वहां कैसे आप उस पर एलोकेशन रख सकते हैं? वो एलोकेशन तो वैसे भी उस साल में जाया हो जाती है अगर आपके पास जमीन नहीं है। खान साहब सिंध की तरक्की में अपना किरदार अदा करने चाहते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के खदशात दूर क्यों नहीं करते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठ के मामला सेटल क्यों नहीं करती? देखिए, जहां जहां सिंध गवर्नमेंट को कोई खदशात होंगे तो वो भी उन कमेटीज के मेंबर होंगे। सिंध गवर्नमेंट को एक खदशा बहुत बड़ा है, सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी फंड्स फेडरल से आए वो इनको मिले, फिर चाहे वो 446 बिलियन न मिलते, इनको 200 बिलियन मिलते, 100 बिलियन मिलता, तो फिर भी खान साहब की बले बले हो जाती। मैं आपको पॉइंट है सस्ती प्रिजू साहब, आप डायरेक्ट फंड मांगते हैं वफाक से, वफाक के मंसूबे आपको काबिल कबूल नहीं है, ये कह रहे हैं सैफुल्लाह साहब। पहली बात ये कि सिंध हुकूमत पर जो भी इल्जाम आते हैं मैं उनको रद्द करती हूँ, और दूसरी बात ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से की गई उस चीज़ का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, और रमज़ान में खान साहब जो है वो अपने जंदे के लिए चक्कर जरूर लगाते हैं, या पहले अर्ज किया कि ये कोई पहला पैकेज नहीं है, ये चौथा 2.5 सालों में पैकेज है। उसमें जो कराची वाला भी मैंने 2019 में 162 रुपये कराची पैकेज का ऐलान हुआ, फिर सितंबर में 2020 में ये 1100 वाला जिसकी हमने बात की, मार्च में 2019 में थर छात्रों के लिए 1 अरब रुपए की स्कीम का ऐलान किया था खान साहब ने। अब बात यह है कि खुद हमारे जो बड़े हैं खदशात एहतजाज, वो यही है कि सिंध की तरक्की जारी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोग एतमाद करते हैं और वोट देते हैं, सिर्फ एक सादा अक्सरियत नहीं, एक भारी भरकम अक्सरियत के साथ हम सूबे में बैठे हैं। असेंबली में तकरीबन 99% सीटें हमारे पास है, तो एक अच्छी खासी मेजॉरिटी। अब हम जरूर भला तो चाहेंगे लोगों का, लेकिन अगर कटौती पे कटौती की जाएगी, एनएक्सटी का इजरा नहीं होगा, नया एनएक्सटी अगर क्यूआर बनाए जाएंगे तो उसमें इतने क्लॉज होंगे, पोस्ट तक में लोग चले गए और उसमें भी सूबों के हुकूक पर डाका पड़ेगा। अभी आदमशुमारी का आपने देखा कि मामला कैसे खराब तरीके से हैंडल किया गया है,
यानी 1.5 करोड़ लोगों को कम जो है दिखाया गया है। और इस हवाले से जो वो खदशात थे हमारे, और उसमें वैलिडेशन जो है CCI में पहले से देर से दी गई, फिर उसमें भी जो हमारा एतराज था उसको नहीं देखा गया। फिर आप आ जाए जो है ये आइलैंड के हवाले से, ये बहुत बड़ा मामला है हमारे यहाँ। सिंध बैराज जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट, तो कहते हैं कि हम तो बड़े प्रोजेक्ट, वापदा कहता है कि ब्रेन चाइल्ड है हमारे। जनाब जो सिंध में बनता है, जहाँ मैं मिसाल दूँ, मेरा जिला उसमें आता है या बदीन आता है, हमें तो पता ही नहीं है कि है क्या। वापदा के चेयरमैन को 10 दफा हमने स्टैंडिंग कमेटी में मैंने बुलाने की कोशिश की, तो आने के लिए वो तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, क्या वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा सिंध है ये किसी इलेक्शन की तैयारी भी हम समझें कि पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध के अंदर मजबूत है, PTI को सिंध में अपनी जड़ें जमानी हैं, तो PTI की तरजीहात अब सिंध की तरफ भी हो रही हैं? देखिए, उनका हक है, पाकिस्तान उनका भी है। वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के शहरी हैं तो वो सिंध भी उसके अंदर शामिल है। एक दो चीज़ों को ज़रूर जहन में रखना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ है, पाकिस्तान सूबों का वफाक है, फेडरेशन है, और उनके साथ यकसा सलूक रवा रखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक सूबे के बारे में आपका रवैया एक हो और दूसरे सूबे के बारे में रवैया आपका। और उनके लिए चैलेंज नहीं है सिंध में कोई, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत भी नहीं बनी कभी। एक आध दफ़ा या नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई थी, जिस जोर पर वो जोर भी अपनी है। सैफुल्लाह अब्रोह साहब आए हैं पार्टी में, लेकिन इससे पार्टी के 2 सदर पहले जो हैं वो कुछ महीने रहकर पार्टी छोड़कर चले गए, और वो इस तरह से नादिर खां लगारी आए थे, उन्होंने छोड़ दिया था। जाकर चौधरी साहब छोड़कर या छोड़कर नहीं तो कम अज कम उनके साथ झगड़ा करके जरूर बैठे हैं, और वो भी मेरे ख्याल में सैफुल्लाह अब्रोह साहब की वजह से उनके टिकट मिला था, शायद इस वजह से झगड़ा करके बैठे हैं। इधर पार्टी तंजीम नहीं है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और उनका इलेक्शन जो है अभी तो उन्हें पंजाब को दोबारा करना है, क्योंकि पंजाब उनसे बहुत तक जो है उनका चल रहा है। ये तौर पर ऐसा नहीं है कि वो जो है पंजाब से को आ रहे हैं ज्यादा अपना बनाने के हाथ से, जो है अगर किसी जाता है तो उसका कोई फायदा भी। लगारी साहब एक और कमर्शियल ब्रेक हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आएंगे, बड़ी मुख्तसर बात करेंगे काबीना में एक बार फिर तब्दीलियों की। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शशि प्रिजू साहब, आपकी तरफ आता हूं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये काबीना में बार बार तब्दीलियां की जाती हैं, क्या इस बार फिर जो तब्दीलियां की गई हैं इससे हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर कर पाएगी? देखिए, रिशफल या रूटीन में चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ओहदों पे हम देख रहे हैं मिनिस्ट्रीज में बार बार हुई है। एक तो मुझे एतराज है कि 18th अमेंडमेंट के बाद मिनिस्ट्रीज रखनी चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा मिनिस्ट्रीज जो है ये नवाज लीग ने भी यही किया, हम उस पर सख्त एतराज किया हमने, और ये हुकूमत भी इसी तरह कर रही है। फिर वन साइडेड फैसले हो रहे हैं मिनिस्ट्रीज में भी, उसमें जो है सूबों को कोई नुमाइंदगी नहीं, पहले भी बात कर चुकी, उसको देखने की सख्त जरूरत थी। और दूसरी चीज ये कि नाअहली यानी आपकी पॉलिसी इवन कैबिनेट में एक तो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म है, PTI के लोग उतने शामिल नहीं रहे जितने जो है बाहर के लोग, और फिर उनसे बंदा क्या खुद PTI वाले ही नहीं पूछ सकते कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह अब्रोह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं इस बार अपनी कारकर्दगी बेहतर कर पाएगी हुकूमत, और फिर रुकावट क्या है? क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती, वुज़रा की नाअहली है, मसला क्या है? कि देखिए, काबीना की जो तब्दीली हो रही है, आपने देखा है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो वीकली कैबिनेट का इजलास होता है, हर ट्यूसडे को कैबिनेट के इजलास होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके क्लोज टाइम में भी हो जाते हैं। लाजमी वो मॉनिटर कर रहे हैं सब चीज़ों को, जहां वो देखते हैं कि यहाँ कोई तब्दीली, कोई अच्छी सी चीज़ें होती हैं तो वो तो तब्दीली अपने ज़ाती मफाद में नहीं करते, उसकी यही उम्मीद होती है हम सब की, PTI लीडरशिप की, खान साहब की, कि उसमें बेहतरी होगी। आपने देखा होगा कि खान साहब ने कोई संबंधी नहीं लगाया, कोई भाई नहीं लगाया, कोई बहनोई नहीं लगाया, कोई कजिन नहीं लगाया, कोई भतीजा नहीं लगाया, या कोई बहन नहीं लगाई। खान साहब ने अपने रिश्तेदार नहीं लगाए। खान साहब तो नॉर्मल और लोगों को चांस दे रहे हैं कि हो सकता है कहीं से जो, हाँ वो समझते हैं वो लीडर है,
इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब साहब प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तार है, सॉरी मुझे आपको कट करना पड़ा। नज़ीर लगारी साहब से मैं फाइनल कमेंट्स चाहूँगा। नज़ीर लगारी साहब, ये बताइएगा कि इस बार जो काबीना की तब्दीलियाँ हैं इससे क्या बेहतरी हो पाएगी? वज़रा तो वही हैं, क्या महकमे बदलने से कारकर्दगी बेहतर होगी? देखिए, हम तो दुआ गो हैं, हम तो चाहते हैं कि बेहतरी आए, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें अभी तक उनकी वजाहत नहीं है। शौकत तरीन साहब की ये शर्त पूरी हो गई है जब उन्होंने कहा था कि उनके मुकदमात जो नैब के अंदर हैं, ये सारी इंक्वायरियाँ बंद की जाएँ, ख़त्म की जाएँ और मुझे फिर क्लीन चिट हो तो मैं आकर काम करने को तैयार हूँ। क्या इमरान खान साहब ये नहीं जानते थे? वो तो जो लोग नैब के शिकंजे में होते हैं उनको तो नहीं छोड़ते हैं, वो तो कहते हैं मैं तो NRO नहीं दूंगा। ना सिर्फ NRO दिया बल्कि उन्होंने वजारत दे दी है, और सबसे अहम तरीन वजारत जो इस वक्त बनी हुई है वो तो वजारत खजाना है। वजारत खजाना दे दी वो खदमात के होते हुए, और बाकी ये बलूचिस्तान को नुमाइंदगी नहीं मिली। हम सुन रहे थे कि जनाब वो अनवारुल हक काकर साहब को लिया जाए, बिल्कुल ठीक, और हम समझ रहे थे कि वो सरफराज बुख्ती साहब हैं, शायद उनको लिया जाएगा, लेकिन सारा कुछ नहीं हुआ है। घूम फिर कर उन्हीं वजीरों को तब्दील किया जा रहा है, उन्हीं को लाया जा रहा है, और जो नए लाए जाते हैं उनके बारे में भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। हफीज शेख साहब आए, उन्होंने मईशत को खराब किया, अब तरीन साहब आ रहे हैं, तो एक तरीन साहब नाराज हो गए, दूसरे तरीन साहब आ गए हैं। देखें अल्लाह क्या करता है, हुकूमत क्या करती है, अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। सैफुल अब्रो साहब हमारे साथ मौजूद थे, ससी प्लीजो हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।